नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है जो मुझे लगता है सभी लोगों को प्रिय है। दोस्तों, इस मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मौसम के भी अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना जिससे कि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि ये मौसम जितना सुहावना लगता है उतना ही बीमारियों का घर भी होता है। क्योंकि इस मौसम में बाहर की रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है, शीतलता होती है और वात प्रकोपित होता है। बाहर का वात बहुत बड़ा रहता है, इस वजह से शरीर में भी क्लेद उत्पन्न होता है। वात बढ़ने से दर्द वगैरह उत्पन्न होता है, पेट के रोग होते हैं, सर्दी जुकाम होता है और ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो फोकस है वो इसी टॉपिक पर है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस ऋतु में, जिससे कि आप रोगी ना हो, निरोगी बने रहें। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। और जो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वर्षा ऋतु, यानी कि सीजनल रेजिमेन ऑफ वर्षा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप मुझे कमेंट करके बता सकें कि मैंने ये वीडियो कैसा क्रिएट किया है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वर्षा ऋतु में हमें करना चाहिए वो है घी। घी का सेवन हमें नित्य करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात बढ़ी रहती है। वात बढ़ने से जो है हमारे शरीर में कई बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हम घी खाएंगे तो ये वात पित्त का शमन करेगा, हमारी जठराग्नि को प्रबल करेगा और वातज दोषों को दूर करेगा, बीमारियों को दूर रखेगा हमसे। तो हम रोटी में चुपड़ के या दाल में डाल के हमें घी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन घी खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा तला भुना, यानी कि पूड़ी पराठा पकौड़ी डेली खानी चाहिए। कभी कभार की तो बात और है, बट डेली आपको स्नेह वाली चीज़ें नहीं खानी है, बट घी का सेवन ज़रूर करना है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो मौसम के फल और सब्जियां आता है, ये सब फल आ रहे हैं और मौसम की जो सब्जियां हैं वो है लौकी, टिंडा, भिंडी, कद्दू, ठीक है। तो ये सब अगर सब्जियों का हम सेवन करते हैं तो उस मौसम के गुण होते हैं उन सब्जियों में, उन फलों में, जो हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हमें ये फल और सब्ज़ी मौसम के अकॉर्डिंग ज़रूर खाने चाहिए, उनसे परहेज़ नहीं करना चाहिए। चाहे अच्छा लगे चाहे ख़राब, हमें अपनी सेहत को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमें ये काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मधु। मधु यानी कि शहद। शहद का इस मौसम में सेवन सर्वोत्तम है। शहद को हमें या तो गर्म पानी में मिला के ज़रूर पीना चाहिए या खाने में डाल के भी हम शहद ले सकते हैं, क्योंकि शहद हमारे शरीर के क्लेद्स को नष्ट करता है। और ये ऋतु क्लेद वाली है, यानी कि ये ऋतु बारिश की है, गीला करती है, क्लेद उत्पन्न करती है और मधु हमारे शरीर में क्लेद को ख़त्म करता है। तो हमें मधु का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब हम बताते हैं कि मैदा खाने से बचें। इस मौसम में मैदा जो होती है बहुत गरिष्ठ होती है, पचने में भारी होती है। हमारी जठराग्नि ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही कम हो चुकी है, लेकिन वात बढ़ने से ये जठराग्नि और कम हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है मैदा के बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये ऋतु वातवर्धक है, तो हमें वातवर्धक रसों का आस्वादन नहीं करना चाहिए, यानी कि कटु, तिक्त और कषाय। कटु का एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि आपकी जो लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, सारे कटु यानी कि स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तिक्त जो भी कड़वे हैं जैसे करेला है, ये भी अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरा है कषाय। कषाय में आंवला आता है। आंवला जो है ये रस में वीर्य में शीत होता है और ये कसैला होता है। अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे शरीर का वात बढ़ेगा,
जठराग्नि मंद पड़ेगी और रोगोत्पत्ति होगी। इसके अपोजिट जो रस हैं यानी कि मधुर, अम्ल और लवण, ये इस मौसम में भरपूर आते हैं। विटामिन सी वाली चीज़ें बहुत आती हैं, नींबू हुआ, ये सब हमें सेवन करनी चाहिए। और हमें अपने खाने में लवण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। मधुर चीज़ें यानी कि खीर खा सकते हैं बना के, हम लोग दूध को मीठा करके ले सकते हैं, मीठी चीज़ें फ़ायदा करेंगी। अब हम बात करते हैं दही की। दोस्तों, दही जो है तासीर से गर्म होता है। लोग इस भ्रम में रहते हैं कि दही ठंडा करता है और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में दही का सेवन अधिक करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दही बहुत बड़ा रोग कारक कारण है। क्योंकि दही से शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है और स्रोतों का अवरोध होता है, यानी कि स्रोत अवरोध होते हैं। उससे अवरोध होने से हमें कई रोगों की हमारे शरीर में उत्पत्ति हो जाती। तो हमें दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दालों में मूंग की दाल सर्वोत्तम मानी गई है। सबसे सुपाच्य होती है, हल्की होती है पचने में और बनाने में भी आसान होती है। लेकिन जहाँ मूंग की दाल इतनी फ़ायदेमंद होती है, वहीं उड़द की दाल उतनी ही नुकसानदेह और पचने में भारी होती है। तो दोस्तों, उड़द की दाल से बनी हुई कोई चीज़ या उड़द की दाल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल जो है वो हमारे शरीर को की अग्नि को, जठराग्नि को मंद करेगी और हमारे पाचन शक्ति को ख़त्म करेगी। अब हम बात करते हैं जल की। जल हमेशा उबाल कर ठंडा करके ही पिएं। बारिश के दिनों में आकाशीय जल सर्वोत्तम होता है और कूप यानी कि कुएं का जल भी अच्छा माना गया है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वातवर्धक जो है आहार की हमने बात कर दी, हमने रस का बता दिया। अब हम बात करेंगे विहार की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अध्यशन यानी कि भूख ना लगने पर भी खाना खाना और समय ना होने पर भी खा लेना ये करते हैं, या प्रमित अशन यानी कि भूख से बहुत ही कम भोजन करते हैं, या तो आप डाइटिंग कर रहे हैं या किसी और कारण से, तो आपके शरीर में प्रेजेंट जो वात होगी वो प्रकोपित हो जाएगी। अधिक व्यायाम करना इस ऋतु में हानिकर हो सकता है, क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, वात बढ़ाएगा, उससे आप कई रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में अपने बल से आधी मात्रा में ही व्यायाम करना चाहिए। हम आधे थके हों तब तक ही व्यायाम करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे बासी खाने की। तो इस ऋतु में बासी खाना छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बासी खाने से आप कई रोगों का शिकार हो सकते हो। तो दोस्तों, ये 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें मैंने अपने इस वीडियो में बताई। आपको कैसी लगी, क्या आपने अपनाई और आपने इसके रिजल्ट्स देखे या नहीं देखे, जानने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। आप ये मेरा वीडियो आपने जो देखा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार।